भारत में टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक भरोसा है, एक पहचान है। लेकिन सोचिए क्या हो जब यही भरोसा, यही संस्था अंदर से हिलने लगे। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा समूह के अंदर एक ऐसी पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है जो इसकी जड़ों को ही चुनौती दे रही है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या इंडिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी बिखर रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर क्या होगा? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पर्दे के पीछे चलना होगा। देखिए, हर बड़े टकराव की शुरुआत एक खाली जगह से होती है। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप के टॉप पर एक लीडरशिप वैक्यूम, एक शून्य पैदा हो गया। और बस इसी शून्य ने अंदर ही अंदर एक बड़े बवंडर को जन्म दे दिया। और ये लड़ाई सिर्फ किसी कुर्सी या पद के लिए नहीं है। दांव पर है $180 बिलियन का एक बहुत बड़ा एम्पायर, एक ऐसी विरासत जिसे बनाने में कई पीढ़ियां लगी हैं। और एक भी गलत कदम इस पूरे आर्थिक ढांचे में तगड़े झटके दे सकता है। तो ये चिंगारी आग में कैसे बदली? रतन टाटा के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा ने कमान संभाली। ऊपर से तो सब शांत लग रहा था, लेकिन ये शांति 11 सितंबर 2025 तक ही थी। उस दिन हुई एक बोर्ड मीटिंग ने अंदर की सारी दरारें पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी। इस पूरी लड़ाई को समझने का असली राज टाटा की बनावट में ही छिपा है। इसका स्ट्रक्चर इतना अनोखा और शक्तिशाली है जो इसे दुनिया की बाकी कंपनियों से एकदम अलग बनाता है, और जो इसे कंट्रोल करता है वही असली बादशाह है। और ये स्ट्रक्चर है टाटा ट्रस्ट। अब देखिए, ये कोई आम कॉर्पोरेट ओनर नहीं है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जिनका मेन काम है समाज सेवा, मतलब चैरिटी। और यही कहानी में सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक कौन है? एक चैरिटी संस्था। ये अपने आप में एक ऐसी पहेली है जो इस पूरे झगड़े की जड़ में है। और ये कंट्रोल कितना बड़ा है, जरा इन नंबर्स को देखिए। टाटा सन्स, जो पूरे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसमें इन ट्रस्ट की 66% की जबरदस्त हिस्सेदारी है। मतलब असली पावर तो इन्हीं के पास है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप, इनके सामने कहीं नहीं टिकता। तो हिसाब एकदम सीधा है। जो टाटा ट्रस्ट को कंट्रोल करता है वो पूरे के पूरे टाटा एम्पायर को कंट्रोल करता है। ये होता कैसे है? अपनी 66% मेजॉरिटी के दम पर ट्रस्ट टाटा सन्स का बोर्ड चुनते हैं, और फिर यही बोर्ड टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों को चलाता है। पावर का फ्लो एकदम क्लियर है, टॉप डाउन। तो अब जब हम ये पावर स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो चलिए उस पल पर लौटते हैं जहां से ये सारा पावर स्ट्रगल खुलकर सामने आया। बोर्डरूम के अंदर की वो लड़ाई जो लीक होकर बाहर की दुनिया तक पहुंच गई। तारीख थी 11 सितंबर 2025। टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में एक रूटीन सा लगने वाला काम था टाटा सन्स के एक डायरेक्टर विजय सिंह को फिर से अपॉइंट करना। लेकिन यही वो मुद्दा बना जिसने अंदर दबी हुई चिंगारी को भड़का दिया। और उस मीटिंग में बोर्ड में दो खेमे साफ साफ नजर आ रहे थे। एक तरफ थे चेयरमैन नोएल टाटा और वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, और दूसरी तरफ महली मिस्त्री की लीडरशिप में 4 ट्रस्टियों का एक गुट। तो जब डायरेक्टर विजय सिंह की दोबारा नियुक्ति पर वोटिंग हुई तो ये दरार खुलकर सामने आ गई। नोएल टाटा के खेमे ने पक्ष में 2 वोट दिए, लेकिन महली मिस्त्री के खेमे ने 4 वोटों के साथ इस प्रस्ताव को गिरा दिया। नतीजा बिल्कुल साफ था। प्रस्ताव 4 के मुकाबले 2 वोटों से गिर गया। इसके तुरंत बाद विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और उनके इस्तीफे के साथ ही बोर्ड रूम की ये लड़ाई अब 4 दीवारी के अंदर नहीं रह सकती थी। ये पब्लिक हो चुकी थी। अब ये लड़ाई सिर्फ टाटा के अंदर की बात नहीं रही। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि भारत सरकार को बीच में आना पड़ा। पर सवाल यह है कि क्यों? एक कंपनी के अंदरूनी मामले में सरकार क्यों कूदेगी? इसका जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 5%। टाटा ग्रुप अकेले भारत के पूरे स्टॉक मार्केट का 5% है। जरा सोचिए इसका मतलब। अगर टाटा में अस्थिरता आती है तो ये सिर्फ एक कंपनी का संकट नहीं रहता, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक भूकंप जैसा हो सकता है। इसीलिए सरकार की चिंताएं भी जायज थीं। टाटा के गवर्नेंस पर सवाल उठ रहे थे, इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल रहा था, और दुनिया में देश की आर्थिक साख दांव पर लगी थी। इसलिए सरकार का मैसेज टाटा लीडरशिप के लिए एकदम साफ और सख्त था, स्टेबिलिटी वापस लाओ हर हाल में। और हां, ये संकट 2016 के साइरस मिस्त्री वाले विवाद से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, वो लड़ाई कॉर्पोरेट लेवल पर थी, मतलब टाटा सन्स के अंदर की लड़ाई थी। लेकिन आज की लड़ाई मालिकाना हक के लेवल पर है। सवाल अब ये नहीं है कि कंपनी कौन चलाएगा, सवाल ये है कि मालिक को कौन कंट्रोल करेगा। तो ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, अब आगे क्या? इस टकराव से निकलने के क्या रास्ते हो सकते हैं और इसका टाटा के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है?
यहां से कहानी कई मोड़ ले सकती है। बेस्ट केस ये है कि दोनों गुटों में कोई समझौता हो जाए, या हो सकता है कि कुछ ट्रस्टी बदल दिए जाएं और गवर्नेंस के नए नियम बनाए जाएं। लेकिन सबसे बुरा सिनारियो ये है कि ये लड़ाई लंबी खिंच जाए और टाटा ग्रुप को एक लंबे अस्थिर दौर में धकेल दे। इस लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, ये सिर्फ टाटा के लिए नहीं बल्कि भारत के हर बड़े फैमिली बिजनेस के लिए एक सबक होगा। सच तो ये है कि ये अस्थिरता रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और देश की सभी बड़ी कंपनियों के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, भरोसे पर बने एक साम्राज्य के लिए अंदरूनी लड़ाई की असली कीमत क्या होती है? इसका जवाब सिर्फ टाटा का भविष्य ही तय नहीं करेगा, बल्कि एक पूरे देश के विश्वास की भी परीक्षा लेगा।